Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem grid paths 1. ये क्या हमारी CSES के प्रॉब्लम सेट के अंदर आती है DP सेक्शन के अंदर. सो एंड विद दैट आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म लाइक कि हम DP की पूरी सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें कि हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग को कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के पर्पस से पढ़ रहे हैं, जिससे कि हमारी क्या है यार ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए. और ये क्या है, पूरी जो सीरीज़ होने वाली है ये पूरी आपको बिल्कुल ज़ीरो से उठाकर एडवांस तक लेके जाने वाली है. बस हम इसमें क्या है, प्रॉब्लम्स हम इस तरह की सॉल्व कर रहे हैं जिससे कि हमारा यार कॉन्सेप्ट डेवलप हो पाए, हमारा माइंडसेट डेवलप हो पाए. पहली चीज़ हमारा वो डर निकल पाए कि हमें यार वो ये होता है कि कोड फोर्सेज और सी एस इस तरह की प्रॉब्लम्स देख कर ही कि यार ये तो हमसे नहीं हो पाएगी. तो मैं क्या उन्हें सॉल्व कराता हूँ जिससे कि हमारा यार वो डर निकल पाए और हमें समझ आ पाए कि ये प्रॉब्लम सॉल्वेबल होती है और काफ़ी सिंपल ही होती है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता अगर हम चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखें. तो उसी सीरीज़ में यार हमारी क्या है, ये 9th वीडियो होने वाली है और इसमें क्या है, हम ये पढ़ेंगे ग्रिड पाथ्स 1, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. और हमारा क्या है यार, पाथ भी इसी तरह से रहा है कि हम प्रॉब्लम्स के थ्रू अपने पैटर्न्स को और कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे हैं. तो अब देखते हैं यार इस वाली प्रॉब्लम में हमें क्या पूछा गया है. हमारे पास एक n बाई एन ग्रिड दी गई है जिसके अंदर स्क्वायर्स हैं, और मतलब कि स्क्वायर्स है और कुछ ट्रैप्स भी हैं, और हमें ट्रैप्स पे जाना अलाउड नहीं है. और हमें क्या पूछा है यार, नंबर ऑफ पाथ्स हमें बताने हैं अपर लेफ्ट स्क्वायर से लोअर लेफ्ट स्क्वायर तक जाने में हमारे कितने नंबर ऑफ पाथ्स होंगे. फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, ये हमारी एक ग्रिड है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हम एंड करेंगे. तो कितने नंबर ऑफ पाथ्स हो सकता है हमारे, हमें वही प्रिंट करना है. कितने भी नंबर पाथ्स हो सकते हैं, यहाँ पे ट्रैप्स भी हो सकते हैं, हम ट्रैप्स पे जाना अलाउड नहीं है. तो वो देखते हैं हम आगे आगे कैसे हम प्रॉब्लम को समझेंगे और कैसे डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन को. तो यहाँ पर आप देखिए, तो आगे जाने से पहले यार पहले देख लेते हैं कि हमारी इनपुट हमें किस फॉर्मेट में दी हुई है और आउटपुट हमें कैसे देना है, उसके बाद हम काम करेंगे. तो हमारे पास एक एन इंटीजर दिया जाएगा जो कि साइज ऑफ द ग्रिड होगी हमारे पास, मतलब एक स्क्वायर फॉर्म में ग्रिड है जिसका हमारे पास डायमेंशंस होंगे एन बाई एन. नंबर ऑफ स्क्वायर्स उसके अंदर एन बाई एन हमारे पास होने वाले हैं. उसके बाद हमें क्या है, एन लाइन्स दी जाएंगी जिसमें हमें डिस्क्राइब की गई है ग्रिड. हमारे पास एन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे जो कि डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे एक एम्प्टी सेल को, और स्टार हमारा रिप्रेजेंट करेगा विच इज़ अ ट्रैप. तो जहाँ पर भी हमारे पास डॉट्स है मतलब कि हम उन स्क्वायर्स में जा सकते हैं, स्टार्स है तो वो एक ट्रैप है तो मतलब कि हम उस वाली सेल में नहीं जा सकते. सिंपल सी चीज़ है हमें, और मतलब कि वही वाली चीज़ है, हमें एक एन बाई एन का ग्रेड दिया गया है, उसके हिसाब से हमें काम करना होगा. हमें नंबर ऑफ पार्ट्स बताने, तो नंबर ऑफ पार्ट्स हमारे क्या है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो हमें मॉड्यूलो 10⁻⁹ मॉड्यूलो करके उसका क्या आंसर हमें देना होगा. सिंपल सी बात है, जिससे कि हमारा इंटीजर ओवरफ्लो ना हो, और जो मॉड की वैल्यू होती है, मॉड की प्रॉपर्टी होती है, वो साइक्लिक फॉर्म में हमारी क्या वैल्यूज़ को चलाता रहता है. तो अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू से बड़ी हमारी कोई वैल्यू जाती है तो वो उसे फिर से रीसेट कर देता है 0 1, फिर वो ऐसे आगे बढ़ता बढ़ता यहाँ तक आती है, फिर वो रीसेट कर देता है. तो इससे क्या एक साइक्लिक फॉर्म रहती है और इंटीजर ओवरफ्लो हमारा नहीं होता है. तो देखते हैं हमारे पास कंस्ट्रेंट्स यार, इनकी वैल्यू 10⁻³ तक है यहाँ पर हमारे पास, तो एक एन स्क्वायर वाले सॉल्यूशन ही हम इम्प्लीमेंट करेंगे और वो यहाँ पर इजीली चल भी जाएगा. ये हमारी इनपुट है, आउटपुट है, हम आगे अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं एक बार और. तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम का ब्रेकडाउन किस तरीके से है हमारा. तो हमें बोला गया है यार कि हमारे पास कुछ एन बाई एन ग्रिड है जिसके अंदर कुछ सेल्स है जो कि एम्प्टी है, और उसके अंदर कुछ ट्रैप्स भी है. हमें नंबर ऑफ पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं 1 1 वाली सेल से, मतलब स्टार्टिंग सेल से लास्ट सेल तक जाने के लिए. हम यहाँ पे क्या है, वन बेस्ड इंडेक्सिंग का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारी प्रॉब्लम में भी वन बेस्ड इंडेक्सिंग का ही हमें हेल्प होगी, और क्यों इसका पर्पस भी है मैं आगे समझा दूंगा आपको. अब यहाँ पे देखते हैं यार, इस वाले एग्जांपल में हम अपने पाथ्स देखने की कोशिश करते हैं. पहली चीज़ हमें ये क्लियर की गई है कि हम या तो सिर्फ राइट जा सकते हैं या फिर बॉटम जा सकते हैं. अगर हम ith सेल पे है तो आई से हम i, J+1 पे जा सकते हैं. i, J वाली अगर सेल पे हम, या फिर i+1, J सेम कॉलम पर रह के नीचे जा सकते हैं, या सेम रो पर रह के हम कॉलम में आगे जा सकते हैं. सो इस तरीके से ही हमारे पास सिर्फ दो पाथ होने वाले हैं, या तो हम राइट जाएंगे या हम बॉटम जाएंगे. तो हमें बताना है नंबर ऑफ पाथ्स एंड वाली सेल तक जाने के लिए. तो हमने यहाँ स्टार्ट किया, यहाँ पर हमारा क्या ट्रैप है, तो यहाँ से हमारे पास दो ही पाथ्स हो सकते हैं. हम राइट गए और डाउन गए, फिर राइट गए, डाउन डाउन, राइट डाउन डाउन, राइट राइट, तो एक पाथ हमारे पास ये होता है. और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है यार, एक पाथ में हम यहाँ गए फिर यहाँ गए, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रैप हो गया. लेफ्ट हम नहीं आ सकते, तो वरना हम यहाँ से एक पाथ हो जाता तो वो हम नहीं कर पाएंगे. सो ये हमारा एक पाथ नहीं हुआ, तो हम यहाँ से क्या गए, यहीं से डाउन गए और फिर यहाँ पर राइट गए, तो हमारे पास सिंपल पाथ हो गया. हम गए राइट राइट, एंड उसके बाद हम गए डाउन डाउन डाउन, एंड फिर राइट, तो एक पाथ हमारा ये हो गया. उसके बाद एक पाथ हमारा यार यहाँ से आता है कि हम डाउन गए, फिर डाउन गए, फिर हम राइट गए, और फिर हम डाउन गए, और फिर हम राइट राइट हो गए. और या फिर हम यहीं से हम क्या था हमारा, डाउन डाउन राइट,
एंड फिर हम एक और राइट गए और फिर हम डाउन होकर राइट चले गए। तो हमारे क्या इस तरह से 3 पाथ्स हो सकते हैं, ये हमारी क्या इनपुट में हमारा दी गया है कंस्ट्रेंट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमें कैलकुलेट क्या करना है और किस हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। सो हम देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे हो सकता है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। पहले हम समझते हैं यार, हमारे पास 2 की कंस्ट्रेंट्स है यहाँ पे। हम या तो राइट जा सकते हैं किसी एक सेल से, या हम बॉटम जा सकते हैं। तो ठीक है, हमें समझ आता है यार, अगर हम आई कॉमा जे वाली सेल पे है तो राइट जाने का मतलब है कॉलम की वैल्यू बढ़ा दो, मतलब J+1 कर दो, तो सेम रो पे रहते हुए हम क्या कॉलम में आगे बढ़ गए, तो हम मतलब एक तरह से राइट वाले सेल पे चले गए। और या आई कॉमा जे से हम बॉटम वाली सेल पे आए, विच इज़ I+1, ठीक है, हमारे पास यही 2 पाथ होता है। और अगर मैं यार रिकर्सिव सॉल्यूशन इसका दिखाने की कोशिश करूँ, हम 1,1 वाली सेल से स्टार्ट करते हैं। हम या तो राइट जा सकते हैं या लेफ्ट वो बॉटम जा सकते हैं। ये राइट हुआ हमारे, ये बॉटम हुआ। राइट का मतलब हम सेम सेल पे रहे पर हमने कॉलम चेंज कर दिया, बॉटम का मतलब हम ऐसे गए। हम क्या है यहाँ पे एक तो आउट ऑफ बाउंड वाली कंस्ट्रेंट्स भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, और क्या है हम ट्रैप्स भी देखते हुए चलेंगे। अगर ट्रैप्स हैं वहाँ पे तो हम नहीं जाएंगे। अभी के लिए मैं कह रहा हूँ कि कोई ट्रैप नहीं है हमारे पास, तो फिर से हम यहाँ पे राइट कॉमा डाउन नीचे इस तरह से जाएंगे, फिर राइट बॉटम जाएंगे। तो आप यहाँ पर जब आप एक थोड़ा सा भी लंबा पाथ अपना बना दोगे तो आपको दिखेगा यार बहुत सारे जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें काफ़ी बार ट्रैवल कर रहे हैं। तो काफ़ी बार ट्रैवल करने से हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे एक तो चीज़ हमें समझ में आ रही है कि अगर हम सिंपल सारे पाथ्स को कंसिडर करेंगे तो एक्सपोनेंशियल टाइम जाएगा। पर हमें यार एक चीज़ और भी पता है कि यार हमें सारे पाथ्स तो कंसिडर करने ही पड़ेंगे, ऐसा हम ग्रीडी वाले सॉल्यूशन तो कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा क्या होता है, जब हमें सारे पाथ्स कंसिडर करने होते हैं, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा टाइम टीएल ही देगा हमें, बहुत मतलब टाइम एफिशिएंट नहीं है। तो हम यार डीपी वहाँ पे यूज़ करते हैं। डीपी क्या करता है, जो भी हमारा ब्रूट फोर्स वाले सॉल्यूशंस होता है उन्हें ऑप्टिमाइज़ करने का काम करता है। और जो हमारे जैसे कि हम चाह रहे हैं कि यार हम सारे पॉसिबल जो हमारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं हम उन सभी को कंसिडर करके अपने फाइनल सॉल्यूशन तक पहुँचे, तो उस चीज़ को हम कैसे ऑप्टिमाइज़ तरीके से कर सकते हैं वो हमारा डीपी का काम होता है। तो डीपी यार हमने पढ़ा था, तो हमने एक डीपी में अभी तक एक पैटर्न पढ़ा है। और पैटर्न किस तरीके से है यार, अगर हमें सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है और सोर्स से जैसे कि हम चले, सोर्स कुछ भी हो सकता है, यहाँ हमारे पास 1,1 है, डेस्टिनेशन हमारे पास N,N है। मैं कह रहा हूँ यार छोटे से आप N,N से भी कम वैल्यू एक वैल्यू को लेके चल रहे, इमेजिन करने के लिए सिर्फ। तो हम सोर्स से चले, हमारे पास कुछ I1 I2 I3, हमारे पास कुछ इंटरमीडिएट स्टेप्स हो सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल हमारे पास I1 से चल के कुछ X नंबर ऑफ पाथ्स है, I2 से चल के कुछ Y है, Z से I3 से चल के कुछ Z नंबर ऑफ पाथ्स है, या इस तरह से हो सकते हैं। तो आप यहाँ से कैसे दे बताओगे यार, S से D पे जाने के यहाँ से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पाथ्स कितने हैं, X, हम यहाँ से गए फिर यहाँ से गए फिर यहाँ से आए, यहाँ से X का मतलब यहाँ पे 3 पाथ्स है, Y 2 है, Z का मतलब 4 है। सो वो तो आपको दिख ही रहा होगा, लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है हम लोगों ने। तो एक पाथ हमारे पास ये हुआ एक्स से, आप यहाँ वाले से देखोगे तो वाई हो जाएगा, यहाँ से आप देखोगे तो जेड हमारे पास पाथ हो जाएंगे। तो डेस्टिनेशन तक जाने के कितने नंबर ऑफ पाथ्स हो सकते हैं, X+Y+Z। तो ठीक है, हमें यार यही पैटर्न हमने यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स में अब तक सॉल्व किया हुआ। अगर आप फर्स्ट वीडियो से एक तरह से सीक्वेंस में देखते आ रहे हो तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा ये पैटर्न। वरना अगर आप पहली बार भी देख रहे हो तो मैं आपको इसीलिए समझाना चाह रहा हूँ कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है जिसमें हमें नंबर ऑफ पार्ट्स कैलकुलेट करने होते हैं या नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करने होते हैं, जैसे हमने कॉइन कॉम्बिनेशन में किया या हम 0-1 नैपसैक में भी, मतलब बहुत जगह पर ये वाला पैटर्न देखते हैं। कहीं पे हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे जितने भी पार्ट्स हैं उसमें से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं या मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं। सो इस तरह से भी हमारा क्या पैटर्न उसमें चलता है। तो हमने यहाँ पे यार X+Y+Z वाली एक वैल्यू ली, जो भी हमारी क्या मैक्सिमम वैल्यू होने, जो क्योंकि हमें टोटल पार्ट्स लेने हैं तो हमने सारी वैल्यूज़ ली। ठीक है, तो हमें एक चीज़ समझ आई कि यार हमारा क्या पैटर्न इस तरह से होने वाला है। एक I, J सेल पे हम जिन भी पाथ से पहुँचे हम उन सब का सॉल्यूशन लेंगे। अब मैंने क्या बोला यार, N, हमारी टोटल डेस्टिनेशन है जिस पे पहुँच सकते हैं हम, और भी बहुत सारे पाथ्स हो सकते हैं। हम आप क्या पीछे वाले पाथ्स पे आगे देखेंगे, फिर उनसे पीछे और पाथ्स हो सकते हैं। तो एक जगह हम बेस केस पहुँच जाएगा 1,1, क्योंकि हम वहाँ से स्टार्ट करके पहुँचे। अब या तो एक चीज़ देखने का होता है, या तो हम यहाँ से स्टार्ट वाले से देखें या हम ऊपर से देखें कि हम जहाँ पर पहुँचे वहाँ से हम देखें। पर जहाँ हम पहुँचे वहाँ से अगर हम देखेंगे तो हम एक बेस केस तक पहुँच पाएंगे, और बेस केस तक पहुँच पाने के बाद हम क्या है अपने आंसर को बिल्ड कर पाएंगे ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ बिल्ड करने का मतलब है यार, सीधी सी बात है, मुझे अगर 3 पे पहुंचना है तो मैं फॉर एग्जांपल 2 से आया हूँ, 2 पे मैं 1 से आया हूँ, 1 से मैं 0 पे आया हूँ। तो मैं क्या पहले 0 का सॉल्यूशन निकाल लूँ, फिर 0 की हेल्प से 1 का निकाल लूँ, फिर 1 की हेल्प से 2 का निकाल लूँ, फिर 2 की हेल्प से 3 का निकाल लूँ। तो ऐसा करने से यार मैं 3 तक पहुँच जाता हूँ।
सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी करने वाले हैं, बस मैंने वो समझाने के लिए आपको करा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक ये वाली रिप्रेजेंटेशन भी रखी है। यहाँ से हम जा सकते थे किसी भी सेल पे, अगर हम फॉरवर्ड मोशन में देखें राइट जा सकते थे या बॉटम जा सकते थे। और सेम बात अगर आप देखो आई कॉमा जे सेल पे हम कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। अगर ये मेरा डेस्टिनेशन है, ये मेरे कुछ यहाँ पे मेरा कुछ सोर्स है, ये मेरे कुछ इंटरमीडिएट स्टेप्स हो सकते हैं। सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब ये आई कॉमा जे मैं यहाँ पे कहाँ कहाँ से आ सकता हूँ, मैं टॉप से आ सकता हूँ और मैं लेफ्ट से आ सकता हूँ। सीधी सी बात है, अगर आप यहाँ से देखोगे तो हम बॉटम ही तो गए हैं, आप यहाँ से देखोगे तो हम राइट ही तो गए हैं। तो मैंने क्या करा यार, आई कॉमा जे पर आने के कितने नंबर ऑफ पाथ्स हो सकते हैं, जितने यहाँ तक आने के पाथ्स है प्लस जितने यहाँ तक आने के पाथ्स है। तो मैं इन दोनों पाथ्स को क्या है ऐड कर दूंगा, तो मुझे यहाँ तक आने का पाथ मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, हमें समझ में आई कि यार आई कॉमा जे वाले तक नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ पाथ्स मेरे पास कितने हैं, जितने मेरे पास आई कॉमा जे माइनस वन तक आने के हैं और जितने मेरे पास आई माइनस वन कॉमा जे तक आने के हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इनसे क्या है, मैं और ऊपर जा सकता हूँ और ऊपर जा सकता हूँ, मैं एट द एंड वन वाले पे जा सकता हूँ। और मुझे पता है यार वन कॉमा वन पे होने का क्या मेरे पास पाथ हो सकता है। एक ही हमारे पास नंबर ऑफ वे है, जो मेरी वन वाली सेल है, वन कॉमा वन पे मैं खड़ा हूँ, मैं स्टार्ट ही वहाँ से कर रहा हूँ। अगर वहाँ पे ट्रैप होता तो मेरे पास जीरो नंबर ऑफ वेज होते हैं वहाँ पे। अगर मेरे पास वहाँ पे ट्रैप नहीं है तो मतलब मेरे पास एक नंबर ऑफ वे है कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करके, अब मैंने क्योंकि यहाँ से स्टार्ट की, अब मैं अपना जो डी पी एरिया है मैं फिल यहीं से करूँगा। कैसे करेंगे हम अपने डी पी ऑफ एरिया को फिल, अपना हम टॉप टू बॉटम चलेंगे इसी तरह से जैसे हम चलते हैं आई में, और राइट टू लेफ्ट चलेंगे, ओ लेफ्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम चलने से हमारे पास फ़ायदा क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर मेरे पास कुछ इस तरह की सेल होने वाली है, तो मुझे पता है यार इस पे अगर ट्रैप नहीं है तो मेरे पास, मैं यहाँ और यहाँ पे ट्रैप लगा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे ट्रैप नहीं है तो मेरे पास नंबर ऑफ वेज यहाँ तक आने का कितना है, वन। ठीक है, मैंने अपने डी पी ऑफ आई को इस तरह से इनिशलाइज किया। अब मुझे पास, मैं यहाँ देखता हूँ मैं यहाँ पे कहाँ से आ सकता हूँ, मैं टॉप से आ सकता हूँ, लेफ्ट से तो मैं आ नहीं सकता, वो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। मैं टॉप से देखता हूँ कितने नंबर ऑफ वेज है, वन है, तो मेरे पास यहाँ तक आने का भी एक ही वे हुआ। मैं फिर यहाँ पे देखता हूँ मैं इस सेल में कहाँ से आ सकता हूँ, ऊपर से, और इधर लेफ्ट से तो आ नहीं सकता क्योंकि इधर जीरो है। हम इसीलिए डी पी ऑफ एन प्लस वन चला के चलते हैं, जिससे कि हम आउट ऑफ बाउंड वाली चीज़ ना चाहे, पर वो आप बाद में मैं समझा दूंगा। तो यहाँ पे भी मेरे पास नंबर ऑफ वेज वन हुए। हाँ, मैं अब यहाँ पे देखता हूँ मैं इस सेल में कहाँ आ सकता हूँ, मैं लेफ्ट से आ सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ वेज वन हुए। मैं यहाँ पे हमारे पास यार सब में ही वन हो जाएंगे, मैंने थोड़ा सा गलत एग्जाम्पल ले लिया। मैं ऊपर वाले में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हमारे पास कुछ इस तरह से होता तो हम यार यहाँ पे समझ सकते हैं ये मेरे पास वन है, यहाँ मेरे पास वन हुआ, यहाँ मेरे पास वन हुआ। अब यहाँ मेरे पास वन था। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस सेल पे जाने के कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं। एक तो मैं ऊपर से आ सकता हूँ और एक मैं लेफ्ट से आ सकता हूँ, तो इस पे मेरे पास कितने हो गए, टू नंबर ऑफ वेज हो गए। सेम मैं यहाँ पे एक सेल पे जा सकता हूँ, पर यहाँ से यहाँ पे मैं तीन से आ सकता हूँ। अब यहाँ पे ट्रैप है तो मैं यहाँ से यहाँ पे तीन पे जा सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा क्या फाइनल आंसर मिल गया। और मैंने क्या यार, पहले इसे बेस केस को इनिशियलाइज़ किया जो मेरा वन कॉमा वन था, पहले उसे वन से इनिशियलाइज़ किया और फिर मैं स्टार्ट करना अपना क्या है एरे को फिल करना स्टार्ट किया, विच इज़ लाइक टॉप टू बॉटम एंड लेफ़्ट टू राइट। टॉप टू बॉटम लेफ़्ट टू राइट इसीलिए किया क्योंकि मैं चाहता हूँ क्या, जो मेरी स्मॉलर प्रॉब्लम्स है, जो मेरी छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स है, पहले वो सॉल्व हो जाए। अब जब मेरी छोटी प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व हो जाएंगी तो उसके थ्रू मैं आगे जा सकता हूँ अपनी बड़ी प्रॉब्लम्स की तरफ। डीपी में हम यही करते हैं, हम ऑप्टिमाइज ही कर रहे होते हैं, छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके बड़ी की तरफ जा रहे होते हैं। आप आई होप आपको समझ में आया होगा। इंट्यूशन हमारे यही था क्योंकि यार क्लासिक डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, हमारे नंबर ऑफ पार्ट्स निकालने, ग्रिड्स में निकालने, या हमारे पास कुछ एरे हो सकता है उसमें निकालने, काफ़ी ज़्यादा जगह ये क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो क्लासिक डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम है हमारे पास, जिसमें कि हमें सॉल्व करता है स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स के लिए, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ वेज क्या है आई कॉमा जे से। वेज टू रीच हम आई कॉमा जे पे कहाँ कहाँ से जा सकते हैं, अबव से आ सकते हैं, ऊपर से आ सकते हैं आई माइनस वन कॉमा जे से, और लेफ्ट से आ सकते हैं विच इज़ आई जे माइनस वन। बेस केस मैंने आपको बता दिया वन कॉमा वन हमारा वन होगा अगर वहाँ पे ट्रैप नहीं है तो, और उसके हिसाब से हमने क्या स्टार्ट कर दिया अपना फिल करना। ये क्या है, हम कोड देख लेते हैं। मैंने सी प्लस प्लस में लिखा, आप जावा या पाइथन किसी में भी इजीली फॉलो कर सकते हो। मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से कोड लिखा हुआ है। हमारे कांस्टेंट हेडर्स वगैरह होगा, उसके बाद हमने मॉड वैल्यू क्या अपनी इनिशियलाइज कर ली, विच इज़ 10⁻9 + 7। 10⁻9 को 1E9 भी लिख देता है। आई होप आपको पता ही होगी ये वाली चीज़ तो।
तो ये क्या हमारा 10⁻9+7 हमने इनिशियलाइज़ किया, जिससे कि ये हमारे क्या है इंटीजर ओवरफ्लो ना हो पाए। और वो क्यों वो ये चीज़ मॉड बचा लेता, मैंने आपको बता ही दिया था। मॉड एक साइक्लिक बिहेवियर में काम करता है, सो वो इससे बड़ी वैल्यू को जाने नहीं देगा, तो इंटीजर ओवरफ्लो नहीं होगा हमारा। उसके बाद हम अपना क्या मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं। मेन फंक्शन में हमारे फास्ट इनपुट आउटपुट्स हमने यूज़ किए, एन की वैल्यू हमने रीड की, और एन की वैल्यू रीड करने के बाद हमने एक ग्रिड बनाया विच इज़ n+1, क्योंकि हम वन बेस्ड इंडेक्सिंग का यूज़ करने वाले हैं और हम कैरेक्टर्स को स्टोर कर रहे हैं। तो हमारा एक 2D एरे होगा जो हमने n+1 से इनिशियलाइज़ किया, जिसमें कि हम वन बेस्ड इंडेक्सिंग की हेल्प से अपने क्या एरे को फिल करेंगे। वन बेस्ड इंडेक्सिंग इसीलिए क्योंकि जब मैं इस सेल पे हूँ तो मैं यार इतनी सारी कंडीशंस नहीं लिखना चाहता कि आउट ऑफ बाउंड वाली चीज़ जाए। तो मैं इस वैल्यू को 0 पर रखूँगा, ये चाहे मेरी 1 भी हो तो मेरी 1 ही आएगी अगर मैं ऐड भी करूँगा। सो बस इसीलिए, और ये मेरा ग्रिड इनिशियलाइज हुआ। उसके बाद क्या है डीपी टेबल बनाते हैं। डीपी टेबल भी हमारा n+1 से होगा। सारी वैल्यूज़ अभी स्टार्टिंग में 0 है, क्योंकि अभी कोई भी सेल में कोई भी नंबर ऑफ पाथ पहुंचने का 0 ही है। उसके बाद क्या है मैं स्टार्टिंग सेल को क्या है 1,1 से इनिशियलाइज करूँगा, जो मेरी 1,1 वाली सेल है जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर वो वाली सेल मेरी स्टार है, मतलब कि अगर ट्रैप नहीं है, तो मैं उसे 1 दे दूंगा। अगर वो ट्रैप होती है तो मैं 0 ही रखूँगा कि यार मैं स्टार्ट ही नहीं कर सकता ना, मैं ट्रैप वाली जगह से स्टार्ट ही नहीं कर सकता। सो ज़्यादातर टेस्ट केसेस में आपको ये जो स्टार तो मिलेगा ही नहीं, तो हमारे पास 1 ही वैल्यू होगी। सो यहाँ से हमारे पास 1 आता है। अब हम ठीक है डीपी टेबल स्टार्ट करते हैं फिल करना। डीपी टेबल मैंने आपको क्लियरली समझाया ही हुआ है कैसे हम फिल करते हैं। हम क्योंकि वन बेस्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अपना टॉप टू बॉटम जाएंगे, फिर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, सारी वैल्यूज़ को क्या है अपना सॉल्व करते हुए चलेंगे, जिससे कि टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट जाने का मतलब ये है, क्योंकि अगर मैं इस सेल पे हूँ तो मैं चाहता हूँ कि यार ऊपर वाली सेल सॉल्व हुई हो और लेफ्ट वाली सेल सॉल्व हुई हो। तो इसीलिए मैं क्या है लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना यार जो मेरी पुरानी सब प्रॉब्लम्स है वो पहले से सॉल्व हुई हो, और फिर उनकी जो सॉल्यूशन है उनसे जो सॉल्यूशन आया मैं उनकी हेल्प से आगे बढ़ सकूँ। सो आपको ये बात समझ में आई होगी। उसके बाद हमने क्या है, अगर मेरा i, j 1 ही है, मैं स्टार्टिंग वाले सेल पे हूँ, तो मैं उसे स्किप कर दूंगा यार, मैं उसके लिए वैल्यू लिख चुका हूँ, तो बस कंटिन्यू कर देंगे। अगर आप चाहे तो ऊपर इनिशियलाइजेशन की जगह यहाँ पर भी कर सकते हैं। आप जब 1,1 पे है तो आप बस dp(i, j) की वैल्यू 1 रख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू की जगह। आप चाहें यार आप कोड कैसा लिखना चाहते हो, मैं थोड़ा सा समझाने के पर्पज से क्या इतना बड़ा लिख देता हूँ, बस वो बात है। अगर हमारे पास करंट सेल हमारा ये मेरा ग्रिड था, अगर ग्रिड पे ट्रैप है, तो मैं जो मेरा डीपी एरे बनेगा जिसमें मैं नंबर ऑफ पार्ट्स बना रहा हूँ कि इस पॉइंट पे आने के 1,1 से यहाँ तक आने के मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज है। अगर यहाँ पे ट्रैप है तो मैं यहाँ जाऊँगा ही नहीं, तो मैं बस इसे क्या स्किप कर दूंगा कि यहाँ पे कोई भी पाथ नहीं है और मैं ज़ीरो करके आगे बढ़ जाऊँगा अगर मेरी ग्रिड में वहाँ पे ट्रैप आता है। सो आगे मैं देखता हूँ, बस जो मेरे ऊपर के पाथ है और लेफ्ट से पाथ है बस उन्हें ऐड कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे। तो अब मेरा क्या होगा i-1, आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0, अगर मैं यहाँ पर नहीं भी लिखता तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम 1 से काम स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा जो डी पी आर है वो n+1 से इनिशियलाइज है। मैंने फिर भी लिख दिया है जिससे कि आपको थोड़ा सा और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। और हमने बस ये मॉड किया, मॉड की वैल्यू जब हम मॉड से मॉड कर रहे होते हैं एडिशन वगैरह में, तो इसी तरह से आप कोड लिखे तो ईजी पड़ती है चीज़ें। बस हमने वही देखा, अगर हमारी ऊपर वाली सेल जो है वो स्टार नहीं है, मतलब कि ये ट्रैप नहीं है, तो हम ऊपर से आ सकते हैं। और सेम हमने देखा अगर लेफ्ट वाली सेल मेरी ट्रैप नहीं है तो मैं लेफ्ट से आ सकता हूँ। मैं ट्रैप से तो आगे जा ही नहीं सकता ना, तो वो चेक करना भी ज़रूरी है। तो इस वजह से बस यहाँ पे हमारी क्या है डीपी हमारी स्टेट हुई। मेन हमारी क्या है डीपी यही है, डीपी ऑफ i, j इज इक्वल्स टू dp(i-1, j) कि मैं टॉप से आ रहा हूँ, प्लस dp(i, j-1) कि मैं लेफ्ट से आ रहा हूँ। तो जिस भी सेल पे मैं या तो मैं टॉप से आऊँगा या लेफ्ट से आऊँगा। अब क्या इस प्रॉब्लम में और एक डायगोनल भी दे देता है, तो 3 पाथ होगा मेरे पास। फिर इसी इसी तरह की प्रॉब्लम्स में वो क्या बोल देंगे कि मैं जंप कर रहा हूँ, कि मैं इस सेल से कितना जंप कर सकता हूँ। लाइक आगे अगर ये वाली प्रॉब्लम आई तो मैं डिस्कस कर दूंगा, वरना मैं आपको बस यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह की और एप्लीकेशंस हो सकती हैं। कि वो बोलते हैं कि अभी तो हमने देखा कि यार एक डायगनल भी हम आ सकता है, ऊपर से आ सकते हैं, लेफ्ट से आ सकते हैं। फिर बोला जाता है कि यार अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो मैं राइट में 2 तक जंप कर सकता हूँ और नीचे लेफ्ट में 1 तक जंप कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कहाँ से आ सकता हूँ, मैं यहाँ से भी आ सकता हूँ, यहाँ से भी आ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैं यहाँ की भी जंप ले सकता हूँ, यहाँ पे भी। मैं यहाँ से कहाँ से आ सकता हूँ, मैं यहाँ से भी आ सकता हूँ, यहाँ से भी, अगर 2 फॉर एग्जांपल यहाँ होता। सो बस वही वाली चीज़ है। फिर एक स्टेप की जगह हम क्या है पूरी रो को देख रहे होते हैं कि हम जहाँ से भी आ सकते हैं वो वाली सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ये वाला काम हमने कहाँ पे किया था, कॉइन कॉम्बिनेशंस वाली जो प्रॉब्लम होती थी कि अब अगर मेरे पास ये वाला कॉइन है तो मैं यहाँ से आ सकता हूँ, J-C वाले कॉइन से आ सकता हूँ। सेम वाले हमारे पास कॉन्सेप्ट होते हैं।
मतलब कि मेन बात है पैटर्न हमें पता लगना चाहिए, उसके बाद सॉल्यूशन तो हम बहुत सारी तरह से ला सकते हैं। डी पी ऑफ एन को एन में हमारा आउटपुट होगा लास्टली। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ओके यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, हमारे पास ओ ऑफ एन स्क्वायर होगी, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में हमारे पास ओ ऑफ एन स्क्वायर होगी। ओ ऑफ एन स्क्वायर क्यों होगी? क्योंकि हमारा क्या है यार, एरे हमारा एन टाइम्स एन का है, और हम एक ही बार हर सेल को सिर्फ एक ही बार ट्रैवर्स कर रहा है, और हर सेल को एक बार ट्रैवर्स करने के लिए एन टाइम्स एन हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। और जो डी पी एरे है वो हमारे क्या है, n+1 से हमने इनिशियलाइज किया है, एक्स्ट्रा स्पेस है हमारा, तो उसके लिए हमारे क्या एन स्क्वायर हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। आप क्या स्पेस ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो, क्योंकि हमें सिर्फ i-1 या j वाली वैल्यू चाहिए होती है, तो हम क्या है, दो रोज को स्टोर करके, मतलब आप चाहें तो आप कर सकते हैं स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, बाकी यहाँ पे कोई नीड नहीं है, और कॉम्प्लिकेटेड करने से ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं है सॉल्यूशन को। जैसे कि 0-1 एपसैक में ज़रूरत थी ऑप्टिमाइज करने की, तो वो मैंने आपको समझाया, यहाँ पे इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं होती, ना ही कोई एप्लीकेशन होता उसका ज़्यादा। सो बस यही इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। अगर यार आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ भी चीज़ डाउट हो या कुछ भी हो, आप चाहते हो मैं कुछ और कवर करूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यार इससे जस्ट पहली वीडियो देखोगे आप तो 1900 रेटेड वीडियो थी वो, 1900 रेटेड ऑन कोड फोर्सेस, तो आप खुद ही समझ सकते हो यार मैं किस लेवल की प्रॉब्लम्स को आपको समझा रहा हूँ। और आप खुद ही समझ सकते हो, मैं बहुत ईज़ी लेवल पे जाके उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि उन्हें पूरा ही मैं तोड़ दूँ आपके लिए, कि आप बिल्कुल समझ पाएँ, आपके अंदर तक वो जा पाए चीज़ें, और सबसे बड़ी बात कि यार आप सॉल्व कर पाओ अपनी प्रॉब्लम्स को आगे चलकर। सो यही मेरा मेन पर्पस है इस चैनल को लेके, एंड यही इस वीडियो का भी सॉल्यूशन था। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।